क्या बात है ताबिश, खामोश और उलझे उलझे लग रहे हो। अरसला बेगम के घर से वापसी पर ताबिश की बीवी खामोश ताबिश को देखकर आखिर बोल पड़ी थी। मुझे लगता है मैंने वाकई बहुत गलत कर दिया इमामा के साथ। मैंने हमेशा ताई अम्मी और फारिया की बात सुनी थी, लेकिन आज सारिम की बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है रीमा। मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं अम्मा से मिलने गया था, लेकिन मैं तो अपना सब कुछ गंवा आया हूँ। मेरी ज़ात हकीकत की आग में भस्म होकर रह गई है। ऐसा कुछ नहीं है ताबिश, आपने कुछ नहीं किया। जो भी किया अच्छा ही किया था आपने। इमामा जैसी लड़की को बंदा वैसे ही जिंदा दरगोर कर दे, यही अच्छा है। आपने उसे जिंदा छोड़ दिया, ये आपका ज़र्फ है। बहुत बुलंद है आपका ज़र्फ कि अपनी इज्जत ख्वाक में मिलाने वाली को जिंदा छोड़ दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। रीमा की हक्कारत बरसाती ज़ुबान आज गलत साबित हो रही थी। बकवास बंद करो रीमा। मैं तुम्हें अपनी बहन के बारे में एक भी लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। किस हक से मेरी बहन को बुरा बोल रही हो तुम। अरे आज बड़ा बहन बहन हो रहा है। पहले तो कभी बहन का ख्याल नहीं आया, अब आए बहन के सगे। अच्छा ही हुआ हम उन जैसे बुरे लोगों से निकल आए। देखा नहीं तुमने कैसे आज तुम्हारा भाई हमारी बेइज्जती करके रख गया। अक्ल न मौत, जिसे जैसी मुंह जोर माँ बेटी थे वैसे ही बेटे को भी बना दिया। छोटे बड़े का लिहाज ना अदब, मुंह फाड़ फाड़ कर कैसे बोल रहा था वो। रीमा तुम मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर रही हो। बस करो मेरे सब्र का इम्तहान लेना। अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। आज तुम्हारी ज़ुबान के जोहर मुझे किसी तरह मुतासिर नहीं करेंगे। ओह अच्छा जी, पहले तो बड़े मेरे गुण गाते थे। रीमा तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम एक बेहतरीन साथी हो, और आज मैं बदजुबान लग रही हूँ तुम्हें। सच तो ये है कि अपनी माँ बहन और भाई के बारे में हकीकत सुनने का हौसला नहीं है आपने। और हकीकत क्या है आज मुझे सारिम ने दिखा दी है रीमा। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अपने मैके चली जाओ कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं भी सुकून से कुछ दिन गुजार सकूं। आए हाय, अब ये दिन भी देखना था क्या मुझे। कसूर तुम्हारे घर वालों का, गुनाह तुम्हारे घर वालों का, घटिया तुम्हारे घर वाले, और निकाल तुम मुझे मेरे घर से रहे हो। खुद क्यों नहीं अपनी माँ के पास चले जाते, जिसकी जुबान आज बोल रहे हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया। अभी तो सारिम ने मिलने नहीं दिया तो इतने बुरे नतीजे निकल रहे हैं। अगर मिल लेते तो न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ाकर भेजती तुम्हारी माँ। फिर तो घर आकर बाजू से पकड़कर बाहर निकाल देते तुम मुझे। मेरा सब्र मत आजमाओ रीमा कि मैं गुस्से में कुछ गलत कर बैठूं जो तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़े। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। अब तो मेरी बातें भी कड़वी लगेंगी आपको। अब जाना ही सही है। तुम अपनी माँ के पास जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें। मैं भी देखती हूँ अब कैसे जाओगे वहाँ। पहले भाई ने बेइज्जत करके दरवाजे से ही पलटा दिया, फिर एक दिन धक्के मार मार कर निकालेंगे तुम्हें वहाँ से। रीमा जाते जाते अपने दिल की भड़ास निकाल गई थी। ताबिश हाथों में सर गिराए माजी के औराक पलटने लगा। माजी, इमामा। अरसला बेगम की नज़र खुले दरवाजे के दरमियान दहलीज में खड़ी इमामा पर पड़ी, जिसके सर पर पट्टियां बंधी थीं। बाजू पूरी तरह बैंडेज में मुकीद था, पाँव जूते से आज़ाद लेकिन पट्टियों में जकड़े हुए थे। अरसला बेगम बिजली किसी रफ्तार से इमामा के पास गई थी। अम्मी। इमामा उनसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। इमामा कहाँ थी तू मेरी बच्ची, और ये सब क्या है, तुम्हें इतनी चोटें कैसे आईं। अरसला बेगम इमामा को खुद में भींचे जा रही थी। अचानक इमामा के जिस्म पर जगह जगह बंधी पट्टियों का ख्याल आया। अम्मी, उसने अपनी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट किया है। पहले सड़कों पर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, फिर मुझे मारने की कोशिश की। अम्मी, मैं लावारिस तो नहीं थी, फिर क्यों डॉक्टर मुझे बिना चेकअप के लावारिस समझकर फेंकने लगे थे। लेकिन अचानक मेरा सांस बहाल होने की वजह से उन्हें मेरा इलाज करना पड़ा। अम्मी, आप क्यों मुझे मिलने नहीं आई। मैं पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में गुजार कर आई हूँ, एक जिंदा लाश बनकर आई हूँ। काश मैं उसी वक्त मर जाती जिस वक्त उस घटिया इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मुझे दुनिया की बातें तो ना सुनना पड़ती अम्मी। उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुंह तो तुमने हमें भी किसी को दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मिस्री मामा। तो क्या हम भी मर जाते जब तुम हमें मार कर बाप की लाश से गुजर कर अपने यार के साथ घर से भाग गई थी। बैरूनी दरवाज़ा अबूर करते ताबिश ने गरजदार आवाज़ में बोलकर इमामा के रहे सहे औसान भी खता कर दिए। भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसके साथ नहीं गई, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था। और ज़बरदस्ती भला क्यों लेकर गया था। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाने की। अरे अगर उसके साथ मुंह ही काला करना था तो हमें बता देती, हम उससे तुम्हारे 4 कलमे पढ़ा देते। यूं हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर तो ना जाती। बाप भाई की इज्जत का ज़रा पास नहीं तुम्हें क्या। और अब जब तुम्हारे साथ चंद रातें गुजार ली उसने तो मार धाड़ के छोड़ दिया होगा तुम्हें।
तुम जैसी आवारा लड़की को रख भी कौन सकता है, जिसे बाप की मौत का जरा दुख ना हो, और उसे दुख होगा भी कहाँ। तुम हमारी लगती ही क्या हो जो तुम वापस आ गई हो। मर गई हो तुम हमारे लिए, और मर गए हम तुम्हारे लिए। बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी इस घर की दहलीज तुम्हारे नापाक कदमों के साए तले भी ना आए। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें वरना। ताबिश, ये क्या बोल रहे हो तुम? होश में नहीं हो तुम इस वक्त? बहन है वो तुम्हारी, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए? सारी जिंदगी वो हम में रही है, अब किसी की गलती की सज़ा इसे क्यों दें हम? एक तो हमारी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, और दूसरा तुम उसी को इल्ज़ाम दे रहे हो। और इमामा इसी घर में रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरे जीते जी से कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। अरसला बेगम इमामा के लड़खड़ाते वजूद को सहारा दिए सहन में रखी चारपाई पर बिठाने लगी। अम्मी, मैं इसे इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। घर से निकाल दूंगा मैं इसको। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। ये जहाँ जिसके साथ भाग कर गई थी ना, उसी के पास जाए और वहीं रहे। इसका वजूद हमारे लिए गाली है, और ये गाली मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी सूरत नहीं। और अगर आपको ज़िद है ना इसे घर में रखने की, तो याद रखिए, इसी घर में इसकी कब्र खोद के रख दूंगा। फिर सारी ज़िंदगी यहीं बैठकर मातम कीजिएगा इसका। ताबिश, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? अब तुम खुद अपनी बहन को मारोगे, लोगों के किए की सज़ा अपनी बहन को दोगे। इसका क्या कसूर है जो तुम इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? अभी तो ठीक हुआ है दिमाग, अभी तो ठीक हुआ है ना मेरा दिमाग। ज़िंदगी मैंने बर्बाद नहीं करनी इसकी, ये पहले ही अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। और इसमें कोई बुराई नहीं कि जब बुराई जन्म लेने लगे तो उसे जड़ से काट देना ही बेहतर होता है, वरना फैलते फैलते तनावर दरख्त बन जाएगी ये। और मैं इस बुराई को आज यहीं हमेशा की नींद सुला दूंगा। अगर ये अब भी और इसी वक्त यहाँ से ना गई तो इसकी मौत की जिम्मेदार आप खुद होंगी। ताबिश, होश के नाखून लो। बहन है वो तुम्हारी, खून है तुम्हारा, और जिस्मों से खून कभी अलग हुआ है जो तुम करने चले हो? अरसला बेगम बेबसी से ताबिश का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखते बोली थी। इमामा खामोश बैठी दोनों के चेहरे तक रही थी। जज्बात से आरी चेहरा, काटदार लहजा, नफरत और हकारत। क्या नहीं था ताबिश के लहजे में? उस वक्त इमामा का दिल डूबता जा रहा था। जब खून गंदा हो जाए ना माँ, तब उसे निकाल दिया जाता है जिस्म से। ताबिश, होश में रहकर बात करो। अम्मी, मैं होश में हूँ। आप इस वक्त सोई हुई हैं, आपकी अकल पर पर्दे पड़े हैं, आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा शायद जवाब दे गई है जो आप सोचने के काबिल नहीं रही। और अभी आप पर अपनी बेटी का भूत सवार है, लेकिन मुझ पर इस बदकिरदार के आंसू कोई असर नहीं करने वाले। पहले सारी दुनिया के सामने हमें जलील और रुसवा करके उस कमीने के साथ भाग गई, अब उसने घर से बाहर निकाल दिया है तो अब खुद जलील होकर हमें जलील करने के लिए आ गई। ताबिश अपनी जुबान के जोहर दिखाता अरसला बेगम को हैरत के गड़ों में धकेल गया था। उठो, निकलो यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ताबिश इमामा को बाजू से थामे अपने साथ घसीटने लगा। मारे दर्द के इमामा की गोल गोल स्याह आंखों में मोटे मोटे मोती चमकने लगे। भाई, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी आपकी इज्जत खराब करने का नहीं सोचा भाई। मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अच्छा, हमारी इज्जत तुम्हें अपनी जान से बढ़कर है? तो फिर ऐसा करता हूँ, तुम्हारी जान ही निकाल लेता हूँ मैं। ताबिश एक झटके से इमामा का बाजू छोड़े कमरे की जानिब बढ़ा। अरसला बेगम बिजली की सी रफ्तार से इमामा के करीब आई और उसे खुद से लिपटाकर अपने होने का यकीन दिलाने लगी। अम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें अम्मी। इमामा, कोई भी इंसान किसी फ़र्द की रजामंदी के बगैर ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठाता। खैर, अब तुम्हारे खावंद ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई रास्ता नहीं। और मैं तुम्हारी तरह इतनी बेहिस नहीं हूँ। तुम तो अपने बाप मेरे खावंद की मौत की जिम्मेदार होते हुए भी खुद को बेकसूर कहती हो, जबकि मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। चली जाओ इमामा, यहाँ से चली जाओ, वरना ताबिश तुम्हें मार डालेगा। अरसला बेगम नज़रें चुराते अपने पल्लू से अपने आंसू साफ करने लगी। अम्मी, आप तो माँ थी, मुझे सबसे बेहतर जानने वाली, आप ही ये बात बोल रही हैं। अम्मी, मैं आपके पढ़ाई सबक नहीं भूली हूँ, लेकिन आप मुझे भूल गई हैं कि आपने मेरे किरदार की बुनियाद कैसे रखी थी। मेरा किरदार, मेरी ज़ात बुलंद थी, आला थी, लेकिन आज वो बुनियाद आप अपने हाथों से खोखली कर चुकी हैं। आज मेरे किरदार की इमारत ज़मी बोस हो गई। मेरा अच्छा किरदार बदकिरदारी की मकरू शक्ल इख्तियार कर गया है। आज मैं यतीम हो गई। पहले मैं खुद को लावारिस नहीं समझती थी, लेकिन आज मैं लावारिस हो गई हूँ। मेरी माँ, मेरी अपनी माँ नहीं पहचान रही मुझे, कोई मुझे नहीं पहचान रहा, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा।
अगर इमामा नोमान मेरी पहचान थी तो इमामा मर गई और नोमान को इमामा ने मार डाला। बस मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन एक दिन मेरे किरदार की सच्चाई आपके सामने होगी। उस दिन मैं आपके बुलाने पर भी नहीं पलटूंगी। मर जाऊंगी लेकिन इस घर की दहलीज अबूर नहीं करूंगी। खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे लिए तंग हो गई है। कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं है मेरे लिए। अब कहाँ जा रही हो? अपनी जान तो मेरे हवाले करती जाओ जो तुम्हें अजीज नहीं थी। इमामा लड़खड़ाते कदमों के साथ पलटने ही लगी थी जब ताबिश की गरजदार आवाज़ इमामा के कानों में पड़ी थी। आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। एक लावारिस और बदकिरदार लड़की के लिए शरीफों के घरों में कोई जगह नहीं होती, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए इस घर की दहलीज अबूर करूँगी। और हाँ, कभी जो मेरे मरने की खबर पड़ जाए ना कानों में, तो मेरे जनाजे को कंधा मत दीजिएगा भाई, क्योंकि बदकिरदारों के जनाजे को कंधा नहीं दिया जाता। और मैं ठहरी लावारिस, फिर तो आपको कोई हक नहीं होगा। बस इतनी सी इल्तजा है कि मेरे मरने पर भी मुझे पहचानने से इनकार कर दीजिएगा, वरना आपकी इज्जत को मज़ीद खतरे लाहक हो जाएंगे। इमामा एक नज़र अरसला बेगम पर डालती पलट गई थी। अरसला ने भी इमामा को रोकने की कोशिश नहीं की। ताबिश के हाथ में पकड़े पिस्टल ने अरसला बेगम की सारी कोशिशें सर्द कर दी थीं। इमामा लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे के दरमियान पहुंचे, रुख मोड़े हसरत से पूरे घर को और सहन में खड़े नफूस को बेबसी से देखती मुस्कुरा दी। गोया अपनी मुस्कुराहट के जरिए अलविदाई कलमात कहते वो दहलीज अबूर कर गई। उसकी मुस्कुराहट में मौजूद काट अरसला बेगम का दिल चीर गई थी। हाल ताबिश के मोबाइल पर बजने वाली घंटी ताबिश को होश की दुनिया में वापस ले आई थी। ताबिश अपनी आंखें मसलते मोबाइल कान से लगाए कमरे से निकल गया। आया बड़ा बहन का हमदर्द। ताबिश को कमरे से निकलते देख किचन में खड़ी रीमा सर झटकते बोली, नवीन, पता नहीं मैं लौट पाऊंगा या नहीं यार। मुस्कुराकर घर से खुदा हाफिज बोलो। मैं सॉरी करता हूँ। कान पकड़कर, मुझे एहसास है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नाराज़ तो मत हो प्लीज़। इब्तिहाज बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसकी फ़्लाइट 12 बजे की थी। 8 बजे के करीब इब्तिहाज अपने कमरे में नवीन के शानों से थामे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। इब्तिहाज, आपकी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। एयरपोर्ट पहुंचने में भी आपको काफ़ी वक्त लगेगा। नवीन अपने शानों से उसका हाथ हटाते जज्बात से आ रही लहजे में बोली, नवीन, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ सॉरी ना, इतना नाराज़ तो मत हो। और प्लीज़, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और ऐसे में तुमसे अलहदगी की बात मत करो प्लीज़। मैं तमाम उम्र तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मुझे ऐसे सज़ा तो मत दो तुम। इब्तिहाज बेबसी से बोला था, लेकिन सामने भी एक पत्थर ही था। ओह अच्छा, तो आप मेरे साथ तमाम उम्र गुजारना चाहते हैं, इसीलिए मिस इमामा को मेरे सर पर सवार कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी उसने, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं डिलीवरी के बाद तुमसे तलाक ले लूँगी इब्तिहाज, फिर जैसे मर्जी तुम अपनी चहीती के साथ रंगरलियाँ मनाना, फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी तुम्हारे रास्ते में। अभी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी और कमरे में हूँ ना, तो तुम्हें मुश्किल लगता है सब कुछ। मैं खुद तुम्हारे सारे काम आसान कर दूंगी। जाइए, लेट हो रहे हैं आप। नवीन तल्खी से मुस्कुराती दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए बोली, नवीन प्लीज़। इब्तिहाज नम लहजा लिए मिन्नत भरे अंदाज में बोला, जिस पर नवीन मज़ीद तप गई थी, प्लीज़ आप मेरी जान छोड़ दें या फिर उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दें। मैं रोज़ रोज़ के तमाशे नहीं देख सकती। कल को हमारे बच्चों पर भी कुछ ऐसे ही असरात पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी तुम्हारे रास्ते पर चलें। इसलिए प्लीज़ इब्तिहाज, हाथ जोड़ती हूँ मैं, अगर कोई जुर्म किया है तो माफ़ कर दो, लेकिन यूं तो सज़ा ना दो कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाऊँ। नवीन हाथ जोड़ती तेज़ी से कमरे से निकल गई और इब्तिहाज सर झटकते अपना बैग पकड़े कमरे से निकला। हादी बेटा, अपनी एनिवर्सरी पार्टी का क्या सोचा है फिर? इतवार वाले दिन हादी और जोया छुट्टी होने के बायस टीवी लाउंज में इकट्ठे बैठे बातों में मशगूल थे जब डॉक्टर जोया ने याद आने पर पूछा था, क्या सोचना था मामा? एक छोटी सी पार्टी हो जाए जिसमें चंद खास लोग मधु होंगे। हादी बेफिक्री से शाने उचकाते बोला, ठीक है, तो तुम्हारी एनिवर्सरी में चंद दिन बाकी हैं। मुझे लगता है तुम्हें जिस जिस को इनवाइट करना है कार्ड भेज देने चाहिए। तैयारियां मुकम्मल कर लो। जी मामा, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त आउट ऑफ कंट्री है, उसे मधु करना बहुत ज़रूरी है। ताल्लुकात बने हैं उनसे, उन्होंने घर पर डिनर के लिए ख़ास तौर पर बुलाया, लेकिन इमामा जाने के लिए राज़ी नहीं।
मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं मामा, बहुत मोहब्बत करने वाले। मैंने हर बार इस्तेमाल किया है, लेकिन इमामा जाने को राज़ी ही नहीं, उल्टा उन्हें घर पर बुलाने का बोल रही है। और अब वो आउट ऑफ कंट्री है तो मैं कैसे बुलाऊंगा उसे मामा? हादी बेचारगी से बोला। इमामा की गैर मौजूदगी उसके लिए काफ़ी बेहतर साबित हुई और हादी ने तमाम सूरत हाल डॉक्टर जोया के सामने रख दी और खुद पुरसकून हो गया। वो जानता था कि जोया अब इमामा को मना लेगी। हादी बस मौके की तलाश में था और मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते खुद टीवी की जानिब मुतवज्जो हुआ। मैं बात करूंगी इमामा से। तुम अपनी एनिवर्सरी की तैयारियों पर ध्यान दो। उस पार्टी के बाद ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए। इमामा आजकल वैसे भी कुछ चिड़चिड़ी हो गई है। डॉक्टर जोया हाथ में पकड़ी किताब पर नजरें दौड़ाती चश्मे के ऊपर से हादी को देखते बोली, क्या हुआ? कौन चिड़चिड़ा होता जा रहा है? उसी पल इमामा शायान को थामे हादी के मुकाबिल सोफे पर आ बैठी थी। लो जी, आ गया शैतान, अभी तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। मेरी प्यारी बीवी बहुत अच्छी है, अपने शोहर का कहा बिना चूं चरा मान लेती है और चिढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं। हादी मासूमियत से कहता शायान को थामने के लिए इमामा के नज़दीक हुआ, लेकिन इमामा हादी का इरादा भांपते फुर्ती से देर हुई। ये आज इतनी तारीफ किस खुशी में? इमामा अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए बोली, लो जी, अब तारीफ करने के लिए भी वजह का होना ज़रूरी है। अब मैं अपनी बीवी की तारीफ भी नहीं कर सकता। नहीं, आप बगैर किसी की वजह के तो तारीफ करते नहीं, ज़रूर कोई कारनामा सरअंजाम दिया होगा। कारनामे सरअंजाम तो मैं देता रहता हूँ, आखिर को इतना लाइक फाइक शोहर है तुम्हारा भाई। हादी फर्जी कॉलर खड़े करता शोखी से बोला। इमामा अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश के बावजूद खुद पर काबू नहीं रख सकी। उसके हलक से एक कहकहा उभरा था। हादी मुंह बिसोरे डॉक्टर जोया को देखने लगा जो मुतवज्जो नहीं थी। तुम मुंह फाड़ के क्यों हंस रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम्हें हंसी आए। तो क्या इससे भी ज्यादा कोई हंसी की बात हो सकती है कि लाइक फाइक शोहर? अल्लाह ना करे कहीं बुखार तो नहीं आपको, या नींद में तो नहीं बुड़बुड़ा रहे? इमामा संजीदा होती हादी की पेशानी पर हाथ रखते बोली, अच्छा तो तुम्हें ये लतीफ़ा लगता है, मैं तुम्हें लाइक फाइक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब मुझे ऐसे लतीफ़े सुनने की आदत हो गई है, इसलिए अब मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता आपसे लतीफ़े सुनना। इमामा शायान को हादी की गोद में देते टेबल पर रखे पॉपकॉर्न उठाए, टांग पर टांग जमाए बैठकर मज़े से खाने लगी। मामा देखा आपने, आपकी लाडली कैसे सुना रही है मुझे, फिर आप बोलती हैं ऐसे कुछ मत बोलो। हादी मुंह बिसोरे शायान को गोद में उठाए डॉक्टर जोया के मुकाबिल बैठते उनके शाने पर सर टिकाए बोला, हाँ मेरी बेटी अच्छी है, अब तुम ही ऐसे मजाक करोगे तो हंसी तो आएगी ना। जाहिर है लतीफ़ों पर हंसा ही जाता है, क्यों इमामा? एम आई राइट? यस मामा, यू आर राइट। इमामा डॉक्टर जोया के अपने सामने फैलाए हाथ पर हाथ जमाती ताली बजाते बोली, जबकि हादी मुंह खोले हैरत से अपनी दुर्गत बनते देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो इब्तिहाज मियाँ? इमामा डिनर की तैयारी में मसरूफ़ थी जब हादी लॉन में बैठे शाम की चाय पीने में मसरूफ़ था, जबकि उसका मोबाइल रिंग हुआ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं एकदम फिट। वापसी कब है यार तुम्हारी? अरे खैरियत तो है, ये छूटते ही मेरी वापसी की फ़िक्र कैसे लाहक हो गई तुम्हें? इब्तिहाज भी शोखी से बोला था। हादी ज़ेरे लब मुस्कुराया, हाँ बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। मतलब खैरियत नहीं है? कोई बात तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे, बताओ ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे तुम तो बी जमालों की तरह पीछे ही पड़ गए हो। कोई बात नहीं, पार्टी है मेरी एनिवर्सरी की, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कब वापस आ रहे हो। अरे यार, तुम्हारी एनिवर्सरी भी अभी आनी थी क्या? मुझे अभी चंद दिन मज़ीद रुकना है, काम का काफ़ी बर्डन है। कब है तुम्हारी एनिवर्सरी? एक हफ्ते बाद। मुझे लगा शायद तुम वापस आ चुके होगे, लेकिन मुझे लगता है ये मौका भी हाथ से जाता रहेगा, तुम अब की बार भी नहीं आ पाओगे। अरे अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करता हूँ। हाँ, विद फैमिली, भाभी और आंटी को भी साथ लेकर आना, वरना तुम भी मत आना। हादी निचले होंठ का कोना दबाई शरारत से बोला, ओह मेरे खुदाया, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ मेरी मोम और नवीन हो गए। हद नहीं हो गई वैसे? अगर मैं उन्हें ना लाया तो? इब्तिहाज भी खासे फारिग अंदाज में बहस करने को तैयार बैठा था बिल्कुल। तो फिर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम भी मत आना। ये तुम धमकी दे रहे हो या मुझे इनवाइट कर रहे हो? जो मर्जी समझ लो। हादी हादी शायान रो रहा है, प्लीज़ आप इसे पकड़ लें, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। हादी मुसलसल मुस्कुराते हुए इब्तिहाज से बातों में मसरूफ़ था जब करीबी इमामा की आवाज़ मोबाइल के स्पीकर को अबूर करती। मोबाइल कान से लगा इब्तिहाज के कानों में पड़ी थी। इब्तिहाज को चंद सेकंड लगे थे यह आवाज़ पहचानने में। इब्तिहाज अपनी जगह साकित रह गया। जब दोबारा हादी के बोलने पर चौंक कर मुतवज्जो हुआ, चलो ठीक है यार, हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है, फिर बात करते हैं। शायान रो रहा है। शायान कौन?
इब्तिहाज अपने तासुरात पर काबू पाए हैरत से पूछने लगा, मेरा बेटा है शायान, तुम्हें बताया तो था, भूल गए क्या? इब्तिहाज तसव्वुर की आंख से हादी की फटी फटी आंखें देख मुस्कुरा दिया, हाँ भूल गया था, चलो ठीक है, तुम करो ड्यूटी, मुझे भी थोड़ा काम करना है। हादी खुदा हाफिज कहते मोबाइल कान से हटाए शायान के साथ मसरूफ़ हो गया, लेकिन इब्तिहाज मोबाइल अपने कान से अलग नहीं कर सका था। वो हज़ार आवाज़ों के दरमियान भी उस आवाज़ को पहचान सकता था। वो तो उसके दिल में मुकीद थी। उसकी आह अज़ियत से भरपूर आवाज़ इब्तिहाज के खाली वजूद में गूंजती थी। फिर वो कैसे उस आवाज़ को पहचानने में गलती कर सकता था? हादी हादी शायान रो रहा है, उसे पकड़ ले, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। तुम बहुत पछताओगे इब्तिहाज खान, पछतावा तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगा। इब्तिहाज उस आवाज़ का मवाजना चंद साल कब्ल रोती हुई आवाज़ के साथ करने लगा, लेकिन उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। नवीन नक्सक सी तैयार खड़ी इब्तिहाज के आने का इंतज़ार कर रही थी। हल्के पीच कलर की साड़ी ज़ेब तन के आईने में झिलमिलाते अपने अक्स को देखकर वो मुस्कुरा दी। अपनी तैयारी को आखिरी टच देती कमरे से वो बाहर निकल आई। जब ही पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी, नवीन अपनी साड़ी का पल्लू संभालते सहज सहज कर चलती लाउंज के बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। अरे वाह, आज मुझ गरीब पर यह इनायत कैसे? पूरे एक माह की थकन उतर गई तुम्हें यूं देखकर। इब्तिहाज आंखों से ग्लासेस हटाए दरवाजे के ऐन दरमियान में खड़ी नवीन को बगौर देखते हुए बोला, बस एक माह की दूरी ने सारा गुस्सा खत्म कर दिया। आपको बताऊं कैसे ये एक माह कैसे गुजरा आपके बगैर। पहला मौका था जब आपके बिना इतना बड़ा अरसा मुझे अकेले रहना पड़ा। नवीन इब्तिहाज के हाथ से बैग पकड़े मुसलसल बोलने में मसरूफ़ थी। इब्तिहाज दिलचस्पी से नवीन का खिला खिला चेहरा देखने लगा, जो न जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन इब्तिहाज उसके हसीन सरापे पर नज़रें जमाए दुनिया व माफिया से बेखबर नवीन के मासूम खिलते हुस्न से अपनी थकन दूर कर रहा था। नवीन इब्तिहाज की दिलचस्पी भांपते खुशी से सरशार हुई थी। ये पहला मौका था जब इब्तिहाज उसे यूं मोहब्बत से देख रहा था। नवीन रुके बगैर बातें करती जा रही थी, माना के बहुत खूबसूरत लग रही हो और सीधा मेरे दिल में उतरती जा रही हो, लेकिन पेट में नहीं उतरोगी तुम मेरे। आज मुझे घर में दाखिल होने की इजाज़त है या बातों से ही मेरा पेट भरा जाएगा? भूख लगी है यार, मुझे अंदर तो आने दो। अंदर आने का बोलोगी भी या फिर ऐसे ही मेरे रास्ते में खड़ी रहोगी? इब्तिहाज नवीन के सर पर हल्की सी चपत रसीद करता उसके शाने पर बाजू फैलाए अंदर बढ़ा। मैं भूल गई थी, चलें जल्दी से फ्रेश होकर आए, मैं खाना लगाती हूँ। नवीन इब्तिहाज को कमरे की जानिब बढ़ते देख खुद किचन की जानिब बढ़ गई। नवीन, मॉम रेडी हो जाइए, हमें हादी की तरफ उसकी एनिवर्सरी पार्टी में जाना होगा आज। आपको और नवीन को साथ चलना होगा, हादी की खास हिदायत है। इब्तिहाज खाना खाते सारिया बेगम और नवीन पर नज़र डालते बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। नवीन तुम जा रही हो क्या? सारिया बेगम नवीन को देखने लगी, जिसकी अदम दिलचस्पी दोनों ने महसूस की थी। लेकिन मैं पार्टी में इस हालत में कैसे जा सकती हूँ मामा? कोई बात नहीं है बेटा, हादी ने इतनी मोहब्बत से दावत दी है तो हमें चलना चाहिए। हाँ मॉम ठीक कह रही हैं, तुम्हें चलना चाहिए। और हादी की तरफ से सख्ती से हिदायत की गई है कि तुम और मॉम नहीं जाओगी तो मैं भी ना आऊँ। इब्तिहाज स्वीट डिश अपनी प्लेट में निकालते हुए बोला, लेकिन आप मामा को साथ ले जाइए ना, मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मुझे शर्म आती है, इतने हजूम में इस तरह जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तुम बड़ी सी शॉल ओढ़ लेना, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बस ये तय है अब। इब्तिहाज बिगड़ते हुए बोला, मामा प्लीज़ इब्तिहाज को रोकिए ना। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि तुम भी साथ चलो, घर में क्या करोगी अकेले? और तुम इब्तिहाज की बीवी हो बेटा, तुम्हें साथ चलना चाहिए, उसके एनिवर्सरी फंक्शन है, सब कपल्स होंगे, ऐसे में इब्तिहाज अकेला अच्छा नहीं लगेगा ना, ये भी तो मुनासिब नहीं। सारिया बेगम के समझाने पर नवीन मुस्कुरा कर अपनी रजामंदी का इजहार करती खाने पर मुतवज्जो हुई। चलें बेगम साहिबा, और कितना वक्त लेंगी आप? इब्तिहाज अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच को देखते बोला। नवीन आईने के सामने झुकी अपने होंठों पर लिपस्टिक की तह जमा रही थी। बस मैं रेडी हूँ, चलें? नवीन बड़ी सी चादर अपने कंधे पर डाले इर्द गिर्द फैलाए इब्तिहाज के मुकाबिला खड़ी हुई। तुम वाकई इतनी प्यारी थी या मुझे लग रही हो? इब्तिहाज सुर्ख रंग के कामदार सूट में मलबूस नवीन को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस आप अपनी सोचों से फुर्सत पाते तो कोई और नज़र आता ना आपको। खैर छोड़ें, चलें अब। काश हादी की बीवी इमामा ना हो, मुझे मेरी समात का धोखा लगे। मेरे मालिक मेरी दुआ कबूल फरमा ले। इब्तिहाज आंखें बंद करता दिल में दुआ करता एक तल्ख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कमरे से निकल गया। अरे यार वाह, कमाल कर दिया,
तुम पर तो मेरी धमकी काम कर गई। हादी इब्तिहाज को हॉल में कदम रखते देख उसके करीब आता शोखी से बोला, उसकी धमकी तो काम कर गई हादी बेटा, लेकिन मेरी धमकी में भी इतना असर तो होना चाहिए था कि मेरे इतना फोर्स करने पर तुम अपनी बीवी समेत एक अच्छे से डिनर पर आ जाते हमारे घर। इब्तिहाज की बजाय सारिया बेगम नरोठेपन से बोली, आंटी अब आप आ गई हैं ना, तो खुद ही मेरी बीवी को दावतनामा दे के जाइएगा, वरना मेरी बात तो वो किसी सूरत नहीं मानने वाली। उसका कहना है कि मैं आपके ऑफिस के ताल्लुकात और पार्टीज़ में उसे मुलविस नहीं करूं। अच्छा चलो मैं बात करूंगी उससे। वैसे तुम्हारी बीवी है कहाँ, उससे मिलवाओगे नहीं क्या? सारिया बेगम इधर उधर नज़रें दौड़ाते बोली, जी अभी बुलाता हूँ, वो देखें इसी जानिब आ रही है। हादी एक तरफ देखते हुए बोला। इब्तिहाज और सारिया बेगम भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगे। दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए थे।